Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. And we were discussing this thing. बेटा हम जो चीजें डिस्कस कर रहे थे यहां से हमने we stopped over here. This was our last point of the lecture yesterday, and then we started moving ahead. But we finished over here, and today we will move ahead. ठीक है कि नहीं? यहाँ से हम आज आगे चलेंगे और इसको ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा कल का यही है कि कल आपको पता है कि मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिज्म पर बड़ा आसान सा एक टेस्ट आएगा और वो तीनों चैप्टरों को कवर करेगा और उसका जो टाइम है वो मैं बता देता हूँ। मेरा ख्याल है वो हम उसको सुबह रख लेते हैं तो ज्यादा अच्छा। सुबह आपका कौन सा पीरियड फ्री होता है? जी सर सुबह आपका जो होता था उस टाइम पे रखें। उस पर बाकियों के क्लैशेस थे ना, इसीलिए तो शाम को हमने किया था कुछ। हाँ सर 1 बजे रख लें। 11 से 1 फ्री नहीं है। ठीक है, अच्छा। अच्छा अब ये चीज देखें, हम लोग शुरू करते हैं। कल तो आपको पता है ना हमने डेफिनेशन की थी इंटरनल एनर्जी की, कल हमने ये चीजें पढ़ी थी और उसको हम लेकर आगे चले थे। ये सारी बातें थी जो कल डिस्कस हुई थी। ठीक है कि नहीं? और ये काफी तवील है, अगर हमने इनको समरी करनी शुरू की तो हमारा शायद पूरा पीरियड इसी में दोबारा खर्च हो जाए। ठीक है कि नहीं? थर्मोडायनेमिक्स से हमने स्टार्ट लिया था और हमने सबसे पहली चीज पढ़ी थी व्हाट इज सिस्टम। तो हमने कहा था एनी गैस एनक्लोज्ड इन अ सिलेंडर इज अ सिस्टम, इज अ सिस्टम। ठीक है कि नहीं? एनी सैंपल ऑफ सॉलिड और लिक्विड इज आल्सो अ सिस्टम। ठीक है कि नहीं? काइनेटिक एनर्जी इज एसोसिएटेड विद सिस्टम। हमने उसमें कहा था कि मॉलिक्यूल्स की जो स्ट्रेट लाइन में मोशन होती है उसको आप ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कहते हैं और बेसिकली यही काइनेटिक एनर्जी हम ज्यादा इसी को डिस्कस करते हैं। और इसका जो फार्मूला था वो आपने ये ब्लू लाइन में साइड पे लिखा हुआ है, आपने देखा है, जिस पे टिक लगा हुआ है, हाफ mc डैश। यही फिर हमने कहा था कि हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स को इग्नोर करेंगे, वी विल इग्नोर दिस टाइप ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स में भी हमने कहा था कि गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं उसको भी हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन हाउएवर जो सॉलिड्स के अंदर मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करते हैं वो हम जरूर लेंगे, क्योंकि सॉलिड्स में काइनेटिक एनर्जी है ही इस वाइब्रेशन की। तो जो ये चीज थी, जो ये जो चीज थी, ये वाली काइनेटिक एनर्जी, इससे तो हम डिस्कस करेंगे। पार्टिकल्स ओनली पोजेस दिस टाइप ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन सॉलिड्स, तो ये तो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बारे में तो हम बात करेंगे। अच्छा जी, आगे चलते हैं। काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू बल्क मोशन ऑफ कंटेनर। मैंने कहा था अगर ये पूरा कंटेनर मूव करना शुरू हो जाए, पूरा कंटेनर मूव करना शुरू हो जाए तो उसको इंटरनल एनर्जी का हिस्सा नहीं कहते और उसे हम मुकम्मल तौर पर इग्नोर कर देते। इट डज नॉट अफेक्ट इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, वी विल नॉट टेक दिस काइनेटिक एनर्जी इनटू अकाउंट, इसे हम टोटली छोड़ देंगे। ये हमने बात की थी। फिर बात आ गई थी मॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद पार्टिकल्स इन काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल। हमने उसमें कहा था कि फर्ज करें कि ये कोई बॉक्स है, इसमें मॉलिक्यूल्स हैं। वैसे तो मैंने 4 मॉलिक्यूल्स दिखाए हुए हैं, लेकिन अगर इस बॉक्स को उठाकर टेबल पे रख दें तो ये वाली जो इंक्रीज दिस काइंड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट इंक्लूडेड इन द पोटेंशियल एनर्जी डिस्कशन ऑफ द सिस्टम। ये हमारे थर्मोडायनेमिक्स में इस तरह की पोटेंशियल एनर्जी का डिस्कशन नहीं आता, ये हमारा सिलेबस नहीं है। ठीक है,
फिर हमने कहा था कि जी जब एक स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, ठीक है ना। सेम इज द केस विद मॉलिक्यूल्स, एटम्स और आयंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जीज इंक्रीज व्हेन टू रिपेलिंग पार्टिकल्स कम वेरी नियर टू ईच अदर। एटम्स जब एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं तो उनकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर देती है। और उसमें कहा था जब जिस तरह आप स्प्रिंग को एक्सटेंड करें तो तब भी इसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है। Similarly, electric potential energy associated with the particles increase when two attracting particles move away from each other. तो मॉलिक्यूल्स की जो म्यूचुअल अट्रैक्शन या रिपल्शन है उससे जो पोटेंशियल एनर्जी जनरेट होती है, और जाहिर है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, वही हमारे थर्मोडायनेमिक्स का हिस्सा होती है, उसी को हम डिस्कस करते हैं। और कॉन्सेप्ट ऑफ मॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी is related to their mutual attraction or repulsion, forces of attraction or repulsion, ठीक है कि नहीं। तो अगर मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन या रिपल्शन ही ना हो, जिस तरह आइडियल गैस है, आइडियल गैस में अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस आर जीरो, द मॉलिक्यूलर एटॉमिक पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट एग्जिस्ट इन आइडियल गैस पार्टिकल्स। ये चीज हमने पढ़ी थी कि फिर आइडियल गैस में मॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी नहीं डिस्कस करेंगे। इन आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी इज ओनली और एंटायरली काइनेटिक। यहां तक पहुंच के हमने शुरू किया था डिफाइन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। था इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक काइनेटिक एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स, एटम्स और आयंस प्लस सम ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक पोटेंशियल एनर्जीज अराइजिंग ड्यू टू म्यूचुअल अट्रैक्शन और रिपल्शन ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है ना। सम ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक पोटेंशियल एनर्जीज arising due to mutual attraction or repulsion of the particles। ये जनाब इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन थी। इंटरनल एनर्जी के दो हिस्से हैं, एक हिस्से को हमने रेड में बयान किया है पूरा का पूरा, और एक हिस्सा उसका हमने जो है वो ब्लैक में बयान किया। यानी इंटरनल एनर्जी के दो हिस्से हैं, एक उसको रेड में हमने बयान किया जिसमें हमने बताया काइनेटिक एनर्जी सारी, और उसमें वो काइनेटिक एनर्जीज नहीं जो हमने निकाल दी, प्लस ब्लैक में हमने क्या मॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी का अब क्या बना, इंटरनल एनर्जी सम ऑफ मॉलिक्यूलर एटॉमिक काइनेटिक एनर्जीज प्लस सम ऑफ ऑल मॉलिक्यूलर एटॉमिक पोटेंशियल एनर्जीज। द काइनेटिक एनर्जीज ऑफ पार्टिकल्स आर रिलेटेड टू टेम्परेचर। इसका मतलब है कि टेम्परेचर से रिलेटेड मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जीज है। टेम्परेचर चेंज हो तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है, ठीक है ना। अब देखें यहाँ रेड में एक बात लिखी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जीज ऑफ पार्टिकल इज रिलेटेड टू चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है कि नहीं। जब टेम्परेचर चेंज होता है तो ये बात तय होती है कि मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। फिर हमने पढ़ा था चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज नॉट रिलेटेड टू टेम्परेचर चेंज। यानी अगर मॉलिक्यूल्स को पोटेंशियल एनर्जी मिल रही है, उनके बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं, उनके दरमियान डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है या डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है, और वो सारे जो केसेस हैं वो पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, तो ये टेम्परेचर से रिलेटेड है। इट इज रिलेटेड टू एक्सपेंशन, कंट्रैक्शन और मेल्टिंग और बॉइलिंग। फिर हमने कहा था कि एक वायर है, इसमें ये दो एटम्स हैं, ये दो क्या है एटम्स है। अब इस वायर को आप खींच के लंबा करें अब, तो इसके जो एटम्स हैं उनके दरमियान एवरेज डिस्टेंस इंक्रीज करता है। तो जब उसमें एवरेज मॉलिक्यूलर और एटॉमिक, हमें खाली मॉलिक्यूलर नहीं कहना चाहिए, एटॉमिक भी कह सकते हैं, एटॉमिक पोटेंशियल एनर्जी हैज इंक्रीज। तो जब भी आप किसी वायर को खींच के लंबा करते हैं, तो उससे भी उसके मॉलिक्यूल्स की, एटम्स की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। इस तरह से जब आप एक रियल गैस कंप्रेस करें, आपको पता है आइडियल गैस में तो मॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी होती ही नहीं है, रियल गैस को कंप्रेस करें तो मॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करती है, ठीक है कि नहीं। और एक बात याद रखें, जब दो एटम्स बहुत करीब आ जाएं तो रिपल्शन उनके दरमियान डोमिनेंट इंटरैक्शन होती है, ठीक है कि नहीं। व्हेन टू पार्टिकल्स कम वेरी क्लोज टू ईच अदर, near to each other, repulsion becomes a dominant interaction. This also, अगर आप किसी मेटल को कंप्रेस करेंगे तो उसकी भी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी। This also increases molecular potential energy, ठीक है कि नहीं। मेल्टिंग, आपको पता है, यू नो फ्रॉम योर ओ लेवल नॉलेज, व्हेन आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग टेम्परेचर स्टॉप्स इंक्रीजिंग। आपने ओ लेवल पढ़ा था कि जनाब जब मेल्टिंग शुरू होती है
तो टेम्परेचर इंक्रीज करना बंद कर देता है। जब मेल्टिंग शुरू होती है तो टेम्परेचर इंक्रीज करना क्या होता है, बंद हो जाता है, ठीक है ना। You know from your O level knowledge that when ice starts melting, temperature stops increasing. All the heat that is supplied goes in increasing molecular potential energy. Internal energy of water at 0 degree centigrade is greater than the internal energy of ice at 0 degree centigrade. ये हमने पढ़ा था। जाहिर है वाटर, आप आइस को हीट सप्लाई करते हैं तो वो वाटर में कन्वर्ट होती है, ठीक है कि? और TMKE का मतलब था टोटल मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी, लेकिन ये वो काइनेटिक एनर्जी जो मॉलिक्यूल से वाबस्ता है, बल्क मोशन ऑफ कंटेनर नहीं इसमें आता। अच्छा जी, टोटल मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी में हमने कहा था कि टोटल मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू द टोटल मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब है कि उसका तल्लक टेम्परेचर से था। ये नुक्ता समझ आया राजा अजीम सलमान के? नहीं, ये जो मैंने बात की है बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये ज्यादा पॉइंट, टोटल मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू द टोटल मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और उसके बाद है जी टोटल मॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज बिगर देन द टोटल मॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब है कि इसका ये वाला जो कंपोनेंट है ना, ये इंक्रीज करता है मेल्टिंग की वजह से। ये वाला कंपोनेंट इंक्रीज नहीं करता, ये कंपोनेंट कांस्टेंट रहता है। मेल्टिंग में सिर्फ ये वाला कंपोनेंट इंक्रीज करता है। इसकी वजह से ओवरऑल इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करती है मेल्टिंग के दौरान। और फिर मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि व्हाई स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड प्रोड्यूसेस मोर severe burn than water at 100 degree centigrade. Why steam at 100 degree centigrade produces more severe burn than water at 100 degree centigrade. कि steam at 100 degree centigrade पे more severe burn कैसे प्रोड्यूस करती है वाटर की निस्बत जो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। तो मैंने कहा था कि इंटरनल एनर्जी ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज बिगर देन द इंटरनल एनर्जी ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो टॉर्चर सेल है, कल मैंने बताया था कि टॉर्चर सेल्स में पानी के बंदे के ऊपर उबला हुआ पानी डाले ना 100 डिग्री सेंटीग्रेड से, तो उसको बेचारे को बड़ी तकलीफ होती है, उसकी खाल जल जाती। लेकिन अगर उस पर स्टीम का प्रेशर जेट मारे ना, तो स्टीम के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, क्योंकि उसके पास वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा एनर्जी होती है, तो वो स्वीयर बर्न करता है, उसका पेन ज्यादा दर्दनाक होता है। अगर ये पानी का दर्द, अगर फर्ज करो पानी से जो उसके स्किन बर्न हुआ है वो अगर फर्ज करो 20 दिन में ठीक होगा, तो ये वाला तो फिर कम से कम 3 माह से कम टाइम नहीं लेगा, ठीक है ना। तो टोटल मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर एट 100 इज इक्वल टू टोटल मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर एट 100। ये काइनेटिक एनर्जी में नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में टेम्परेचर से ताल्लुक है, और टेम्परेचर जो कि सेम है, तो इसलिए मॉलिक्यूलर फर्क पड़ता है टोटल मॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी का। टोटल मॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज बिगर देन द टोटल मॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मुझे बताएं, इसमें कोई मसला तो नहीं है? हेलो जी, ठीक। आगे देखिए जनाब, ये यार एक कंटेनर है, यार ये एक कंटेनर है, ये देखिए ये एक कंटेनर है, ठीक है ना। नीचे यहाँ पर मैं जिसमें ये देखिए, ये पानी है, इसके अंदर ये पानी है, 1 kg पानी है, ठीक है। इसमें ये 2 मॉलिक्यूल्स दिखाए गए हैं और उनके दरमियान डिस्टेंस a दिखाया गया, एवरेज डिस्टेंस उनके दरमियान a है। तो जब वही 1 kg वाटर का ये वॉल्यूम होता है एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जब वही 1 kg ऑफ वाटर स्टीम में कन्वर्ट होता है, उसका वॉल्यूम देखें कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया। जरा चलो ये रेशियो ही कैलकुलेट कर दे कोई बंदा। 1.67 को 0.00104 से डिवाइड कर, जरा मुझे बताएं कितना बड़ा है यार वॉल्यूम। जी, कोई बंदा बता सकता है मुझे, कैलकुलेट करके बता सकता है कि जनाब वॉल्यूम 1605 1605.769। इसका मतलब है कि वॉल्यूम हैज इंक्रीज्ड बाय 1605 टाइम्स, या 1600, ऑलमोस्ट 1600 टाइम्स। दैट मींस वॉल्यूम ऑफ स्टीम ओवर वॉल्यूम ऑफ वाटर, वाटर का वॉल्यूम वो स्टीम का वॉल्यूम 1600 टाइम्स बढ़ गया। तो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो सेपरेशन है वो 10 टाइम्स से लेकर 20 टाइम्स तक बढ़ जाती है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स की पोटेंशियल एनर्जी में एक ट्रेमेंडस राइज आती है, इसीलिए वो आप एनर्जी उसमें ज्यादा प्रोड्यूस। फिर आपने ये चीज देखें
या आपने ओ लेवल में पढ़ा हुआ था कि ये वाटर आइस को आप गर्म कर रहे हैं, आइस को आप क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। यहां से देखिए ये आइस गर्म हो रही है, उसका टेम्परेचर -10 से 0 पे चला गया। जब आइस मेल्ट होना शुरू हुई तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, जब तक कि सारी आइस उसमें मेल्ट नहीं हो जाती वाटर में। और फिर वाटर का टेम्परेचर राइज करना शुरू करता है, और जब वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर आता है तो टेम्परेचर राइज करना बंद कर जाता है, जब तक कि सारी की सारा वाटर जो है वो स्टीम में कन्वर्ट ना हो जाए, और फिर सारी स्टीम का टेम्परेचर इंक्रीज कर सकता है। अब देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ, ये देखिए ये क्या लिखा है, ये टोटल मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। कब? जब टेम्परेचर -10 से 0 पे जा रहा है। जब टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। अब जब मेल्टिंग बिगिन हुई तो टोटल मॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी ने बढ़ना शुरू किया और टेम्परेचर रुक गया, क्योंकि टेम्परेचर का ताल्लुक टोटल मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी से। और जब वाटर का टेम्परेचर 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गया तो टोटल मॉलिक्यूलर काइनेटिक एनर्जी का बढ़ना शुरू हुई, सारा टाइम वही बढ़ती रही। और जब बॉइलिंग शुरू हुई टेम्परेचर फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे रुक गया और सिर्फ मॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही थी। ये कौन सी थी? इलेक्ट्रिक मॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी। अब आ जाए जनाब आज से A2 फिजिक्स BMI का 22 दिसंबर 2020 का शुरू था। अच्छा जी, पहला क्वेश्चन ये है जी कि हाउ कैन सिस्टम डू वर्क। सिस्टम कैसे काम करता है, कोई सिस्टम कैसे काम करता है। तो उसमें ये है कि whenever a gas expands it can do work on surrounding, ठीक है ना। when a gas expands it does work on the surrounding, when a gas expands it does work on the surrounding, क्योंकि जब कोई गैस एक्सपैंड करती है तो वो सराउंडिंग पे वर्क करती है। when a gas expands it can do work on surrounding and it will always do work on the surrounding whenever it expands because by pushing the piston, ठीक है कि नहीं। ये चीज देखिए मैं आपको बताता हूँ, आपकी गाड़ी में एक्सपेंशन ऑफ द गैस का ही सिस्टम है। ये देखिए ये एक सिलेंडर है, जिस सिलेंडर की मैं बात कर रहा हूँ वो ये वाला है। ये देखिए ये वॉल ऑफ सिलेंडर है, ये वॉल ऑफ सिलेंडर है, ये ऊपर से सिलेंडर यूं नीचे आ रहा है ऐसे, ठीक है। मैंने छोटा करके बनाया लेकिन इस तरह से। ये चीज पिस्टन है, ये चीज क्या है? पिस्टन है। ये पिस्टन का कनेक्टिंग रॉड है जो नीचे क्रैंक शाफ्ट से कनेक्ट हुआ है। नीचे किससे कनेक्ट हुआ है? क्रैंक शाफ्ट से। और क्रैंक शाफ्ट कनेक्ट हुई हुई है गियर बॉक्स से, ठीक है कि नहीं। अच्छा जी, तो यहां पर ये स्पार्क प्लग है, ये क्या है? ये स्पार्क प्लग। और यहाँ पर एयर और पेट्रोल और हवा के वेपर्स पड़े हुए। बेटा जब स्पार्क प्लग से स्पार्क प्रोड्यूस होता है, जब स्पार्क प्लग से क्या प्रोड्यूस होता है? स्पार्क प्लग से जब स्पार्क प्रोड्यूस होता है तो ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, ये बड़े जोर से पिस्टन को टकरे मारते हैं। ये बड़े जोर से पिस्टन को टकरे मारते हैं तो पिस्टन नीचे जाता है। पिस्टन जब नीचे जाता है तो ये जो कनेक्टिंग रॉड एक प्रेशर एक्सर्ट करता है और क्रैंक शाफ्ट घूमती है। क्रैंक शाफ्ट के घूमने से गियर्स घूमते हैं, गियर के घूमने से आपकी गाड़ी आगे चलती है। तो पता चला कि आपकी गाड़ी भी जो आगे जाती है वो एक्सपेंशन ऑफ गैस से ही जाती है। किससे जाती है? वाटर वेपर्स और फ्यूल का जो एक गैसियस मिक्सचर बना हुआ होता है, उसकी सडन एक्सपेंशन से आपकी गाड़ी को एनर्जी मिलती है। इसका मतलब है कि हमारे लिए ये पढ़ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा बेटा, ये जो थर्मोडायनेमिक्स है ना, ये ज्यादा डिटेल से रिलेट होती है जाके गाड़ियों के इंजनों पर और मोटरसाइकिल के इंजन और जितने भी इंजन है ना दुनिया में, ये उनसे रिलेट हो जाती है जाके। हाउ कैन सिस्टम डू वर्क? तो वो है कि if a system or a gas expands it do work on the surrounding, if a gas or system is compressed work is done on it, ठीक है कि नहीं। अब ये CIE है या CIE है यार? हमारा जो कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एग्जामिनेशन, ये CIE है या CEI होता है? क्या होता है मुझे तो ये भी नहीं पता। CAIE होता है सर। ये ठीक लिखा हुआ है? ए लगा दे सर सी के बाद। अच्छा, यहां पर लगा देते, ठीक है। अब ठीक है जी सर। बेटा, कैम्ब्रिज की बात कर रहा हूं। वर्क डन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम इज पॉजिटिव, ठीक है ना। गैस एक्सपैंड करे और सराउंडिंग को एनर्जी दे तो हम कहते हैं कि जी वर्क डन नेगेटिव है, और गैस को कंप्रेस करें और सराउंडिंग गैस को एनर्जी दे तो हम कहते हैं वर्क डन पॉजिटिव है। ये कैम्ब्रिज में। FSC में और SAT 2 फिजिक्स में उल्टा है। FSC में सारी FSC में
में आप जो देंगे, आप सैट के जो भी आप नस्ट के टेस्ट देंगे या जिसके भी देंगे सैट 2 फिजिक्स के, वर्क डन बाय सिस्टम पॉजिटिव होगा और वर्क डन ऑन सिस्टम नेगेटिव। वर्क डन बाय सिस्टम पॉजिटिव होगा और वर्क डन ऑन सिस्टम जो है वो नेगेटिव, उलट उसकी नोटेशन। ठीक है, तो ये हम जो फोर्थ पॉइंट है जिसको मैंने रेड में लिखा है, एटलीस्ट मैं इसे अब फर्दर डिस्कस नहीं करूंगा। सर एक बार वापस एक्सप्लेन कर दें, समझ नहीं आया थोड़ा सा। जी बेटा, उल्टा क्या चीज है? इतना क्या है कि यार जब गैस एक्सपैंड करे और सराउंडिंग को वर्क करे तो कैम्ब्रिज उसे नेगेटिव लेता है। वर्क डन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज पॉजिटिव। वर्क डन, और गैस को आपने कंप्रेस किया है तो वर्क डन वो पॉजिटिव लेंगे। बस ये पार्ट 3 और पार्ट 4 में मैंने सिर्फ एफएससी और कैम्ब्रिज का फर्क बताया, लेकिन जो एफएससी में है वही सैट 2 फिजिक्स में भी वही है कि वर्क, क्योंकि बेसिकली पाकिस्तान ज्यादातर जो है ना ब्रिटिश को भी फॉलो करता है, लेकिन एजुकेशन में ज्यादातर अमेरिकन सिस्टम को फॉलो करता है। ठीक है कि नहीं, ज्यादातर अमेरिकन सिस्टम को फॉलो करता है। In FSC and SAT 2 physics, work done by the system is positive and work done on the system is negative. अच्छा, ये इस वर्क डन को, ये कोई वर्क डन को बास लोग W से भी डिनोट करते हैं, बास को डेल्टा W से भी डिनोट करते हैं। ये दोनों एक ही चीज है। जिस तरह आपको पता ना, आप टाइम को खाली T से भी डिनोट कर लें या डेल्टा T से भी डिनोट कर लें, उतना ही हिसाब। सैट 2 फिजिक्स में आप इसको डेल्टा W लिखा हुआ होगा, कैम्ब्रिज वाले खाली W कहते हैं, कोई मसला नहीं है जी। अब हमारा पॉइंट आ गया जी, वर्क डन बाय गैस एक्सपेंडिंग अंडर कांस्टेंट प्रेशर। इसको कहते हैं जी आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसो का मतलब होता है सेम, बैरिक का मतलब होता है प्रेशर, सेम प्रोसेस। वर्क डन बाय गैस एक्सपेंडिंग अंडर कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है कि नहीं। अब फर्ज करें ये कोई सिलेंडर, ये क्या है, कोई सिलेंडर, इसमें ये पिस्टन है, ये पिस्टन है। ठीक है कि नहीं। अब यहां मॉलिक्यूल्स है, ये गैस है, ये जो गैस है ना, दिस इज ऑफ इंटरेस्ट टू अस, और यही गैस हमारा सिस्टम है। क्या है, हमारा सिस्टम। ठीक है कि नहीं। अगर ये पिस्टन मूव ना कर रहा हो, अगर ये पिस्टन मूव ना कर रहा हो, ये वाला पिस्टन, तो फिर पूछें क्या होगा। अगर पिस्टन मूव ना कर रहा हो तो ये वाला प्रेशर, प्रेशर एक्सर्टेड फ्रॉम आउटसाइड इज इक्वल टू द प्रेशर एक्सर्टेड फ्रॉम इनसाइड। अगर अगर ये गैस एक्सपैंड नहीं कर, इफ द गैस इज नॉट एक्सपैंडिंग, देन प्रेशर एक्सर्टेड फ्रॉम इनसाइड इज इक्वल टू द प्रेशर एक्सर्टेड फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है। अब आगे चीज देखें कि अगर फर्ज करें अगर ये गैस किसी वजह से गर्म हो गई है या किसी भी तरीके से एनर्जी मिली है और इसके मॉलिक्यूल ज्यादा जोर जोर से स्ट्राइक करना शुरू हो गए हैं, तो फिर क्या होगा, फिर ये पिस्टन आगे की तरफ मूव करेगा, ये पिस्टन आगे की तरफ मूव करेगा यूं। यहां ये उसकी इनिशियल पोजीशन थी, ये इसकी क्या थी, तो इनिशियल पोजीशन थी। ये इसकी क्या है, फाइनल पोजीशन। ठीक है कि नहीं। और आप इसको कह लें कि जनाब यहां तक हमारा वॉल्यूम V1 है। ठीक है कि नहीं। पहले चले इसको डिराइव कर लेते हैं। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया A, और इसको यहां से यहां तक ये डिस्टेंस कहलाएगा x, ये डिस्टेंस क्या कहलाएगा x। ठीक है कि नहीं। और यहां से मॉलिक्यूल्स मार रहे हैं टकरे। ठीक है कि नहीं। तो ये पिस्टन मूव करके आगे आगे। अब वर्क डन किसके बराबर होगा जी, वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट, Fx, Fx, फोर्स इनटू डिस्टेंस। और फोर्स किसके बराबर है, प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर इनटू
एरिया, और ये डिस्टेंस है। यहां पर आप डिस्टेंस लिख रहे हैं, तो आप खुद ये चीज देखें कि प्रेशर एरिया इनटू डिस्टेंस। मुझे बताएं, इस तक यहां तक किसी को कोई मसला हो तो मुझे बताएं, मैं हाजिर। जी, यहां तक अगर कोई चीज नहीं समझ आई तो बताएं। सर ये वॉल्यूम में हो जाएगा। जी सर ये वॉल्यूम हो जाएगा। जी बिल्कुल। अब आप देखें, ए एक्स क्रॉस सेक्शनल एरिया को डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला वॉल्यूम नहीं आ जाएगा। ये कौन सा वॉल्यूम है जो पहले मौजूद नहीं था, अब बन गया है। तो इसका मतलब है न्यू वॉल्यूम में से पुराने वॉल्यूम को माइनस कर देंगे, चेंज इन वॉल्यूम निकालें, तो ये वर्क डन है। प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, या न्यू वॉल्यूम माइनस ओल्ड वॉल्यूम। बेटा ये वर्क डन है, मगर ये वर्क डन तभी कैलकुलेटेबल है जब आप प्रेशर कांस्टेंट और पीवी डायग्राम पर, ये जनाब यहां पर आप वॉल्यूम ले लें, यहां पर आप प्रेशर ले लें, और एक गैस का यहां से वो एक्सपैंड करती गई है, उसका प्रेशर कांस्टेंट रहा, और यहां पर उसका वॉल्यूम V1 है, और यहां उसका वॉल्यूम V2 है, और ये उसने एक्सपैंड किया है। तो जो ये वाला एरिया है, जो ये वाला एरिया है, दिस एरिया इज इक्वल टू द वर्क डन। बेटा दिस एरिया इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द गैस। दिस एरिया is equal to this area is equal to work done by the gas. जी, this area is equal to work done by the gas. जी, अब आप मुझसे, आपसे क्वेश्चन है मेरा, दिस एरिया इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द गैस, ठीक है। दिस एरिया इज इक्वल टू सर एरिया या वॉल्यूम? दिस एरिया, ये वाला एरिया, या वो उसमें तो वॉल्यूम है ना, सिलेंडर का तो वॉल्यूम है जो चेंज हुआ है, मगर ग्राफ में एरिया। बेटा ग्राफ में एरिया, ठीक है ना, ग्राफ एरिया से एरिया अंडर द ग्राफ, ताकि वो पी इंटू वी बन जाए। ठीक है, आपने ज्यादा अच्छा लफ्ज यूज किया है, एरिया अंडर द ग्राफ कहना चाहिए। सर ये प्रेशर वॉल्यूम गैस है जी, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ। जी, प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ में बेटा एरिया अंडर, आपने ज्यादा बेहतर बात की, ठीक है कि नहीं। दिस एरिया, या यूं कह लें कि एरिया अंडर द ग्राफ, जी, एरिया अंडर द ग्राफ बेटा, ठीक है। अच्छा, अब आप ये चीज देखें कि मेरा एक छोटा सबसे क्वेश्चन है, मैं पूछता हूं आप सारों से, आपने टाइप करके जवाब देना, किसी एक बंदे ने शाउट नहीं कर देना आंसर, ठीक है कि नहीं। मुझे सिर्फ ये बात बताएं, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी है, और ये वाली जो इक्वेशन है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, चाहे वो इस्तेमाल कर लें, चाहे ये वाली इक्वेशन इस्तेमाल कर लें, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, या चाहे ये वाली इक्वेशन इस्तेमाल कर लें। मुझे इसका बताएं कि क्या टेम्परेचर एट बी टेम्परेचर एट ए के बराबर है या नहीं। मुझे बताएं कि टेम्परेचर एट ए यूजिंग, यानी इनमें से किसी एक को आप इस्तेमाल करें, आप जवाब दें इस बात का कि टेम्परेचर एट ए और टेम्परेचर एट बी में क्या रिलेशनशिप है, कौन इनमें से कौन क्या ये दोनों टेम्परेचर बराबर है, यानी जब गैस जो है वो बी पे पहुंची तो क्या वो बराबर है, या क्या उनमें से कोई बड़ा है। जी जी, नॉट इक्वल, अच्छा जी, ठीक है। कौन बड़ा है जी, फिर कौन बड़ा है बेटा, बेटा जी कौन बड़ा है जी। टेम्परेचर एट बी जो है वो ज्यादा है, बिल्कुल आप सही पहचान रहे हैं, ठीक है। एट बी पे टेम्परेचर ज्यादा है, क्यों ज्यादा है जी, ये भी आप कह सकते देखें, अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो फिर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, क्योंकि ये और ये तो कांस्टेंट है, तो ये टेम्परेचर एट ए इज लेस देन टेम्परेचर एट बी।
ये बिल्कुल आपने सही ये बात पहुंचानी है। इसको हम यहाँ पर साइड पे लिख लेते हैं, ये हमारा एक क्वेज था। आगे चलते हैं यार। ये जो गैस एट कांस्टेंट प्रेशर वो तो हमने निकाल लिया जनाब, ठीक है कि नहीं। ये था छठा पॉइंट, 7वां पॉइंट पर आ जाए। ठीक है कि नहीं। अगर बेटा व्हेन अ गैस इज कंप्रेस्ड, तो फिर क्या होता है एट कांस्टेंट प्रेशर। गैस को जब आप टेम्परेचर बढ़ जाएगा। करते हैं, ये वॉल्यूम है, ये प्रेशर है, और ऐसे कंप्रेस किया आपने, ये उसका इनिशियल वॉल्यूम था, ये फाइनल वॉल्यूम था। जो ये एरिया है, एरिया अंडर द ग्राफ है, ये एरिया रिप्रेजेंट करता है वर्क डन on the gas. This area represents work done on the gas. This area represents work done on the gas. Work done on the gas. And it is equal to what? Pressure into change in volume. वही है, आराम से आप निकाल सकते हैं। अच्छा, आजकल ना वो इस तरह के भी ग्राफ आना शुरू हो गए हैं कि वो मतलब ये वाला देखें, एक और चीज देखें, another type of graphs आजकल ये बड़े आ रहे हैं। 7वां पॉइंट, ठीक है कि नहीं। another types of graph, वो कौन से टाइप्स बेटा? ऑफ इन्हें पीवी डायग्राम्स कहते थे। आजकल ये भी मैंने देखा है कुछ नए पेपर में, पुराने पेपरों में नहीं, नए पेपरों में देखा है कि जनाब वॉल्यूम को इस तरफ ले लेते हैं, ठीक है ना। ये मैंने नए पेपरों में देखा सर, पुरानों में नहीं देखा जनाब। के ये अब ये देखिए, ये क्या है, ये वही चीज है जो आपने पहले पढ़ी है, और इसमें एरिया कौन सा शेड करना है जनाब, जो वर्क डन के बराबर है, तो ये वाला एरिया। ये ग्राफ कोई नई चीज नहीं है, ये एग्जैक्टली ये वाला ग्राफ, ये यही वाला ग्राफ, सिर्फ उसने उसको आप समझे उल्टा करके बना दिया, वॉल्यूम को ऊपर बना दिया, उसको क्या बना दिया, वॉल्यूम को इस तरह से बना दिया, ठीक है कि नहीं है। अब आप ये चीज देखो कि ये इस तरह से भी बन जाता है, और ठंडा हो रहा है अगर, तो फर्ज करेंगे सॉरी, वो मतलब कंप्रेस किया जा रहा है, तो फिर यूं होगा, प्रेशर ये हो गया, तो ये वॉल्यूम है, तो इसको फिर आप देखें यूं अगर आ रहा है, इसका मतलब है गैस कंप्रेस हो रही है। गैस कंप्रेस हो रही है, तो ये एरिया किसके बराबर है, वर्क डन ऑन द गैस। ये दोनों ग्राफ कोई फर्क ग्राफ नहीं है। ये वाला ग्राफ जो राइट साइड वाला एग्जैक्टली इस ऊपर वाले ग्राफ के बराबर है। फर्क सिर्फ ये है कि उन्होंने एक्सेस बदल दी है। और ये भी मैंने आपको बताया ना, नए पेपरों में ऐसा देख रहा हूँ, पुराने पेपरों में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये जो पीवी डायग्राम होती है ना किसी भी सिलेंडर की, ये इंडिकेटर डायग्राम कहलाती है। पीवी डायग्राम को क्या कहते हैं, इंडिकेटर डायग्राम कहते हैं। मुझे बताएं यार, इसमें कोई मसला तो नहीं है? जी हेलो जी, कोई इशू तो नहीं है बेटा? हेलो, आवाज आ रही है सबको कि नहीं? जी सर। जी सर, आ रही है। अब्दुल्ला शमीम, जी सर। सही। ये आपके सामने स्क्रीन मूव कर रही है कि मेरी स्क्रीन तो रुक गई है? आई आई डोंट नो कि आपके सामने की स्क्रीन आई डोंट नो इसको कैसे फ्रेश करते हैं। मूव नहीं कर रही हाँ सर, आपकी स्क्रीन मूव नहीं कर रही, अब कर रही है। अच्छा, लेकिन मेरे सामने रुकी हुई है मुसलसल। जी अटैक भी है। आपको स्क्रीन नजर आ रही है कि नहीं बेटा सामने, ये खाली ब्लैंक स्क्रीन?
जी सर आ रही है, आ रही है सर। क्योंकि मेरे सामने स्क्रीन रुक गई है। अच्छा जी, ये देखें, अब आगे पढ़ते हैं यार हम लोग। यार आपका क्या ख्याल है, आप इस चीज को मानते हैं कि जब गैस एक्सपैंड करती है तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है? आप इस चीज को मानते हैं? डू यू मतलब आप समझते हैं कि जब गैस एक्सपैंड करती है तो प्रेशर कांस्टेंट रहता है? यानी ये वाला जो पहले आपके सामने ये जो इक्वेशन आई थी, ये वाली, ये जो आपके सामने है, ये वाला जो केस है, सर ये कम हो आप जाएगा ना? सिलेंडर वाली बात आई है जी। ये आप लोग मानते हैं कि नहीं? हेलो बेटा, ये चीज थी कि प्रेशर जब नहीं सर। एक्सपेंशन के दौरान प्रेशर को कांस्टेंट रखना मुश्किल नहीं है जी? तो ये जी सर मुश्किल है। मुश्किल है ना यार, इस तरह तो नहीं होता। अमूमन जब गैस एक्सपैंड करती है, आपका क्या ख्याल है कि उसका प्रेशर कांस्टेंट रहेगा या नहीं रहेगा जी? बताओ। नहीं हाँ? रहेगा सर, नहीं रहेगा। हम्म जी। सर उसका प्रेशर और टेम्परेचर दोनों चेंज होता है। उसका बेटा जब वो, ये बात आपने बिल्कुल सही, तो ज्यादा रियलिस्टिक एक्सपेंशन क्या है? मोर रियलिस्टिक, मोर रियलिस्टिक सर ये पॉइंट नंबर 9 है। फ्रीक्वेंट, हाँ, मोर रियलिस्टिक और फ्रीक्वेंट एक्सपेंशन, ये मोर रियलिस्टिक और फ्रीक्वेंट एक्सपेंशन ये होती। मोर रियलिस्टिक और फ्रीक्वेंट एक्सपेंशन ये होगी। अब अगर ऐसा है, अब आप वर्क डन कैसे निकालेंगे जी? जी, इसका यार वर्क डन कैसे निकालेंगे? सर वो ट्रिपिज्म बना के बहुत सारे। तो ठीक है सर इंटीग्रेट नहीं। सर ने रीड कर दिया क्या? एक से लीव कर दिया, एक रहे हैं सर। प्रेजेंट कैसे हो रहा है फिर? मुझे लगता है कि उस सर का लैपटॉप बंद हो गया जिससे वो बात कर रहे थे। हाँ मुझे भी लग रहा है। कोई सर को कॉल करें, उन्हें कहेंगे कि ना अपना माइक खोलने का टैबलेट से ही। जी जी, बता सकते हैं बेटा कि उनके ऊपर नहीं? मैसेज कर दें। हेलो हेलो। जी सर। जी सर, आप आवाज नहीं आ रही सर, आपकी आवाज नहीं आ रही, फिर से कुछ रिपीट करेगा? सर वो एरिया निकालने वाली बात थी सर, वो ट्रेपीजियम बनाएंगे। हेलो सर ट्रेपीजियम बनेंगे एरिया निकालने के लिए। सर स्पीकर कर जी। दो। हेलो जी, आपको आवाज आ रही है बेटा सबको कि नहीं? जी सर आ रही है। वो असल में मेरा लैपटॉप एकदम हेल्ड हो गया था, बिल्कुल बंद हो गया था, और वो हिल ही नहीं रही थी स्क्रीन उसकी। अब मुझे बताएं कि यार इसमें ये बताएं कि इसका क्या करें, इसमें वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे सर जी? ट्रेपेजियम बना के एरिया निकाल देंगे। आपने बिल्कुल सही कहा कि आप ट्रेपीजियम्स वगैरह बना के एरिया निकालेंगे, बिल्कुल आपने सही कहा। तो बहरहाल मैं उसको शेड कर देता हूँ कि आपने ना ऐसे ऐसे करके ये एरिया यूं यूं वर्कआउट कर। बहरहाल ये एरिया इस तरह ट्रेपीजियम एक लगा लिया आपने,
जी मैं सुन रहा हूँ। अगर इसकी इक्वेशन दी हुई हो इंटीग्रेट करके लिमिट्स डाल जी सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। और आप अगर थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तो इसी तरह ही होगा, ठीक है कि नहीं? ठीक है, मुझे ठीक है सर। आपको पता है कि थर्मोडायनेमिक्स, देखिए बेटा मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मैंने तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है, तो थर्मोडायनेमिक्स तो मुझे नहीं आनी चाहिए। लेकिन मेरे साथ हुआ यूं कि एक तो यूनिवर्सिटी में जब हमारा सब्जेक्ट था एक थर्मोडायनेमिक्स का, तो वो मेरे दोस्तों को जब मैं पढ़ाता था वो कहते थे यार तुम बहुत अच्छा समझाते हो, तो मैं बड़ा खुश होकर उनको और अच्छा करके समझाता था। उधर से मेरी थर्मोडायनेमिक्स थोड़ी अच्छी होगी। और 2 या 3 दफा मेरे पास ऐसे हुआ कि मेरे पास बिल्कुल पैसे खत्म हो गए और मेरे पास ट्यूशन ही यूनिवर्सिटी की थर्मोडायनेमिक्स की थी, उसके अलावा कोई मेरे पास ट्यूशन ही नहीं थी। मजबूरन मैंने इसको पढ़ाना पड़ा और मजबूरन मुझे ये ना सब्जेक्ट इसके अंदर मुझे कूदना पड़ा, हालांकि ये मेरी डिग्री का सब्जेक्ट नहीं है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट नहीं है। अच्छा जी, यार ये जो एरिया ये किसके बराबर है? ये वर्क डन के बराबर। ये वो जो एरिया अंडर द कर्व है ये किसके बराबर है? वर्क डन के बराबर। एरिया अंडर द कर्व वर्क डन के बराबर। वर्क डन बाय एक्सपेंडिंग गैस। अच्छा मुझे एक बात बताएं, जब आप किसी गैस को कंप्रेस करते हैं तो क्या इस तरह होता है जिस तरह ये सामने आपके हो रहा है? यार जब आप गैस को कंप्रेस करते हैं तो क्या प्रेशर कांस्टेंट रहता है? इंक्रीज करता है सर प्रेशर। जी बिल्कुल, आपने बड़ी सही बात कर दी, मेरा दिल खुश कर दिया। तो मोर रियलिस्टिक पीवी डायग्राम व्हेन अ गैस इज कंप्रेस्ड। सर अगर कहते हैं किसी का टेम्परेचर को सीधा कंट्रोल करना फिर कर सकता है क्या कांस्टेंट? मतलब वो आप प्रेशर कांस्टेंट रहेगा बड़ी कंट्रोल्ड कंडीशंस में, जिस तरह आप कोई जड़े कंट्रोल्ड किस्म के एक्सपेरिमेंट्स नहीं करते बड़े ध्यान से, एक चीज को बिल्कुल चेंज नहीं होने देते, उस तरह की बात। लेकिन रियलिस्टिकली जब गैस का वॉल्यूम चेंज होता है ना तो उसका प्रेशर कांस्टेंट रखना नामुमकिन होता है, बहुत मुश्किल होता है। मोर रियलिस्टिक डायग्राम व्हेन अ गैस इज कंप्रेस्ड। जी जी, तो ये क्या होगा? ये इस तरह से है। अब ये चीज देखें कि इसमें भी गैस को आपने कंप्रेस किया, ये एरो का मतलब है कि मूवमेंट यहां से इस तरफ को हो रही है ऊपर की तरफ, यानी V1 से V2 की तरफ जा रहे हैं। इसमें फिर क्या होगा? फिर वही बात आ जाएगी कि एरिया अंडर द ग्राफ जो कि ये चीज है, एरिया अंडर द ग्राफ जो कि ये चीज है इज इक्वल टू द वर्क डन ऑन द गैस। दिस एरिया रिप्रेजेंट्स वर्क डन ऑन द गैस। This represents work done on the gas. मैं सुन रहा हूं आप। सर अगर एरो नीचे हो तो वर्क डन ऑन जी बिल्कुल, जब ऐसे एरो ऐसे हो इसका मतलब है गैस एक्सपैंड कर रही है। जब इस तरह का एरो हो तो गैस एक्सपैंड कर रही है, तो वो सराउंडिंग पे या पिस्टन पे या नीचे क्रैंक शाफ्ट पे वो वर्क होता। आप कहेंगे सर सिलेंडर में गैस की इतनी अहमियत क्यों है? क्यों आप एक सिलेंडर के पीछे पड़े हुए हैं और उसको एक्सपैंड करा रहे हैं, कंट्रैक्ट करा रहे हैं, ऐसा क्या है? तो बेटा इस मौजू पर इंशाल्लाह अजीज बात होगी कल, ठीक है ना। यहां पर हमारी आज की जो गुफ्तगू है इट कम्स टू एन एंड ओवर हियर। अच्छा टेस्ट की बात बता दूं बेटा, टेस्ट फिर सुबह नहीं होगा, टेस्ट को आप इसी वक्त रख लें, रात को हम शुरू कर देंगे उसको 8 बजे। कितने बजे जी? ठीक है, रात को 8 बजे करेंगे टेस्ट, इसी टाइम पे वो लॉन्च हो जाएगा और वो आपके गूगल क्लासरूम पर भी आ जाएगा और वो 1 घंटे 1.25 घंटे का टेस्ट होगा। आपको पता है जब मैं टेस्ट बनाता हूँ तो फिर मैं कोशिश करता हूँ कि उसको वो मेहनत करें उस पर थोड़ी सी। तो 1.25 घंटे का टेस्ट होगा और वो आपने लिख के करके देना होगा और फिर आपने उसको क्लास में उसको सब वो करना होगा, क्लास में अपना सबमिट कराना होगा उसी वक्त, ठीक है कि नहीं। उसकी तस्वीरें लेके जो भी है किस तरह से स्कैन करके।
कल इंशाल्लाह ताला रात को 8 बजे टेस्ट शुरू होगा इंशाल्लाह अजीज। ठीक है बेटा, इजाजत आप सब लोगों को बेटा। तो अब आ जाए जी जो लोग वो हैं जिन्होंने ग्रेविटेशन में ठहरना है, वो लोग रुके रहे। ये क्रैंकशाफ्ट का बता देंगे फिर से, वो समझ मेरे नहीं आया। प्यारे बेटे मैं कल इसी से बात करूंगा। जब तुम लेक्चर कल शुरू होना, तुमने कल बात ही यही करनी कि सर वो जो आपने क्रैंकशाफ्ट वाली बात की है ना, वो कल तो नहीं परसों जो ही जब दोबारा पढ़ाई शुरू हो तुमने कहना है कि सर आप क्रैंकशाफ्ट वाली, और मैं और काइंडली आप क्रैंकशाफ्ट की वीडियो भी चलाएं, मतलब सारा कुछ आप ठीक मुझे, मतलब आपने कहना है कि सर आप प्लीज क्रैंकशाफ्ट की वीडियो चलाएं, गियर बॉक्स के साथ उसकी सारी रिलेशनशिप दिखाएं और सिलेंडर की पूरी मूवमेंट दिखाएं। हमें पूरा 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की ऑपरेशन दिखाकर अगली बात करें। कल हम फिर परसों जब क्लास शुरू करेंगे हम बात इधर से शुरू करेंगे। ठीक है, ठीक है ठीक है, ठीक है सर, अल्लाह हाफिज़। अब इस रिकॉर्डिंग को कैसे बंद करें यार? रिकॉर्डिंग शुरू उधर से कराई है। अच्छा जी, अब हम शुरू करते हैं जी ग्रेविटेशन को। और दोबारा इसमें रिकॉर्डिंग पुरानी चल रही है, मुझे नहीं पता कैसे रुकेगी। ठीक है कि नहीं? सही, लैपटॉप से स्टार्ट की तो लैपटॉप से बंद होगी। तो लैपटॉप तो पता है मैंने बिल्कुल ही चलना बंद हो गया था, बिल्कुल ऐसे जैसे उसने कोई नस्वार खा लिया। और मैं बड़ा सर फिर परेशान मिनती हाँ, कर। सर फिर लीव कर दें, लीव करने शायद बंद हो जाएगी। नहीं मैं अभी वो उधर से उसको स्विच ऑन करता हूँ, वो साथ ही पड़ा हुआ है, मैं उसको देखता हूँ। ठीक है कि नहीं? यहां से बाहर जाते हैं नोट्सों से और वो डायग्राम हम नए वाले नोट्स बनाते हैं जो कल कर रहे थे हम लोग। वो मेरे ख्याल हम ये वाले कर रहे थे जी, ये वाले थे वो सिस्टम यार, यही थे ना जो हमारे पास थे, है ना जी? जी यही से सर। यार कल मैंने क्या क्या बातें कही थी? किसी को याद है कल क्या क्या बातें हुई थी? सर वेटलेसनेस का आप बता रहे थे, अर्थ का उसके साथ, एस्ट्रोनॉट्स सैटेलाइट्स के साथ, सन का अर्थ के साथ जो रिलेशनशिप है ग्रेविटी का, ऑर्बिट्स वगैरह का। सही है, आप सही कह रहे हैं। Astronaut together with the satellite is in the state of free fall की बात की थी। Both are falling towards center of planet with same acceleration. We do not have net speed और ये बातें की थी हमने। अब आ जाते हैं जनाब, मूव अहेड, आगे चलते हैं हम लोग इसको लेके। ठीक है कि नहीं? और अब शुरू करते हैं जी केपलर्स लॉ। जी जी, केपलर्स लॉ क्या था जनाब? जी केपलर्स लॉ क्या था बेटा? सर T² प्रोपोर्शनल टू R³ हाँ, उसी के ऊपर बात करते हैं कि केपलर्स लॉ को कैसे डिराइव करते हैं। आप ऐसा करें, केपलर्स लॉ था जी ये चीज, ये सारे सैटेलाइट्स पर लगती है ये इक्वेशन। ठीक है कि नहीं है? ये सारे इक्वेशंस पे सब पे अप्लाई होती है। ठीक है कि नहीं? अच्छा जी, अब आगे चीज देखें कि यार एकदम पता नहीं क्या क्या चीजें शुरू हो जाती हैं, जितना मर्जी इन्हें स्विच ऑफ करो ये बार बार आती हैं। अभी मैं आपके सामने आया है कि नहीं मेरा कोई वो ज्वाइन होने? यहाँ से, हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि नो आई हैव ज्वाइन फ्रॉम। शुक्र, यहाँ से स्टॉप करनी है रिकॉर्डिंग।